अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 को रिएक्शन काइनेटिक्स, तो 22 एमसीक्यूज़ नंबर 22 हमने कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद जो है एमसीक्यूज़ नंबर 23 हम स्टार्ट करने वाले हैं। और उससे पहले मैं जो है आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इस चैनल को मेरे चैनल को जो है काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ नंबर 23 कह रहे हैं आपसे कि भाई ड्यूरिंग स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज मस्ट बी फॉलो। जब हम स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन की बात करते हैं तो भाई कौन सा ऐसा लॉ है जो फॉलो हो रहा होता है या जिसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो डेल्टन्स लॉ, डेल्टन्स लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर के रिलेटेड। डेल्टन्स लॉ, डेल्टन्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ अपना दिया कि भाई जब हम पार्शियल प्रेशर्स को प्लस करेंगे, यानी कि छोटे छोटे प्रेशर अगर हम निकालते हैं कि भाई तीन अलग अलग कमरे हैं, एक के अंदर ऑक्सीजन गैस है, दूसरे के अंदर नाइट्रोजन गैस है और तीसरे के अंदर जो है हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। एक का प्रेशर 100, एक का प्रेशर 200, दूसरे का प्रेशर तीसरे का प्रेशर 300। तो तीनों गैसेस को अगर हम एक जगह चौथे कमरे के अंदर हम जो है तीनों गैसेस को एक साथ डाल देते हैं तो उसका प्रेशर कितना होगा। तो तीनों जितने जो जो अलग अलग हमने इंडिविजुअली गैसेस डाली हुई थी, पार्शियल प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, उनको प्लस कर लोगे तो भाई टोटल प्रेशर निकल जाएगा। तो ये डेल्टन लॉ, इससे स्टेशियोमेट्रिक का तो मेरे ख्याल से कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो ने भी कहा कि भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो स्टेशियोमेट्रिक का इससे भी ताल्लुक नहीं है। फिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी की हम बात नहीं करते, हम जो है स्टेशियोमेट्री के अंदर मोस्टली जो है मास की बात करते हैं या फिर वॉल्यूम की बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं कि भाई स्टेशियोमेट्री की डेफिनेशन क्या है। स्टेशियोमेट्री का वर्ड ही हम अगर बात कर रहे हैं तो मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इसका निकलता है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, कि मेजरमेंट कर रहे हैं कि भाई रिएक्टेंट कितना था, प्रोडक्ट कितना है। 5 kg रिएक्टेंट है तो 5 kg प्रोडक्ट होना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैसे तो फॉलो करता है, लेकिन क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि भाई मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही हमारे पास डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टेशियोमेट्रिक की जो बेसिक लॉ हैं वो उसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि भाई ना तो मास आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो हमने बोला ना कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो हम निकालते हैं कि भाई 5 kg रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, वो भी उतना ही होना चाहिए, अनटिल और अनलेस कोई चेंजेस ना आए उसके अंदर। कि भाई 5 kg है तो 5 kg जस्टिफाई आप करोगे, हाँ भाई मास इतना 5 kg ही हमें वहाँ पे प्रोडक्ट में भी मिलेगा अगर एक क्लोज कंटेनर है तो। ठीक है, तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो फॉलो करता है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। ऑल द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर इलास्टिक। इलास्टिक होती है जो कोलिजन होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, यानी कि गैस के दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं तो उनके दरमियान जो गैसेस की नेचर होगी वो कैसी होगी, इलास्टिक होगी। इलास्टिक मीन्स व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, आपसे पूछ ही ये रहे हैं कि भाई इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो इलास्टिक कोलिजन कहते हैं हम कि भाई कोलिजन इन विच नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए, भाई गैस के दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, हर मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। तो गैस के दो मॉलिक्यूल्स जैसे ही आपस में टकराए तो उनकी एनर्जी सेम ही रही, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि भाई एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराया और कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो मॉलिक्यूल्स अपने रास्ते, दूसरा वाला मॉलिक्यूल अपने रास्ते, सेम एनर्जी के साथ वो चक्कर दोबारा से करने लगे। वेलोसिटी का फर्क आएगा, वो एक इफ और एल्स बहुत अलग बात, अभी यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है। वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन एनर्जी का कोई फर्क नहीं आएगा। इलास्टिक कोलिजन कहता है कि भाई देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कोलाइड टुगेदर। जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो एनर्जी का कोई भी लॉस और गेन नहीं होगा। ये इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब ही पूछा था तो देख लेते हैं। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज उसके नहीं आएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स चेंजेस। अच्छा,
ये लेकिन इलास्टिक कोलिजन पूछ रहे हैं ना आपसे, ये देखो ये बात सही है कि द वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल चेंज, वेलोसिटी जो है चेंज हो जाएगी, लेकिन इससे इलास्टिक कोलिजन का कोई ताल्लुक नहीं है। इलास्टिक कोलिजन क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी चेंज नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी की तो बात ही नहीं करेंगे भाई, पोटेंशियल एनर्जी तो हम तब बात करते हैं जब कोई ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस आ जाए हमारे पास, या फिर कोई बॉडी जो है किसी हाइट पे मूव कर रही हो, तो इस तब हम बात करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी से सिर्फ ताल्लुक इसका है भाई, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा मॉलिक्यूल्स के। अच्छा, नो चेंज इन मास, ये भी हो सकता है। चारों ऑप्शन ऐसे दिए इन्होंने कि चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई इलास्टिक कोलिजन का ताल्लुक किससे है, काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास aqueous solution of iodine in sodium hydroxide were mixed in a round bottom flask at 70 डिग्री सेल्सियस। दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज, क्या है भाई ये रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, रिएक्शन देख लिया आपने कि भाई आयोडीन की बात कर रहे हैं। अगर आयोडीन की बात करें हम कि भाई आयोडीन के यहाँ पे, अच्छा देखो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और साथ साथ रिडक्शन भी हो रही हो। तो आयोडीन की हम बात, आयोडीन को देख लेते हैं पहले कि भाई यहाँ पे ये I2 है, यहाँ पे NaIO3 है और यहाँ पे Na है। तो यहाँ पे चलते हैं, आयोडीन को देख लेते हैं। आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। ठीक है, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट I2 के अंदर कितनी होती है भाई, ज़ीरो होती है। ठीक है, अच्छा क्योंकि ज़ीरो क्यों होती है, क्योंकि एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, और जब भी नॉन पोलर सब्सटेंस होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो होता है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हो रहा होता और कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो रहा था, तो हम बोलते हैं भाई वो कितना है, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। ठीक है, अच्छा तो NaIO3, NaIO3 के अंदर Na की जो हमारे पास वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, +1, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, 6 ग्रुप में होता है। सोडियम किस ग्रुप में है भाई, सोडियम जो है हमारे पास ग्रुप 1A में है। तो 1A की वैलेंसी पहले हम पढ़ चुके हैं कि कितनी होती है, 1A ग्रुप की वैलेंसी +1 होती है, तो इसलिए Na की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन 6A ग्रुप में है तो 6A ग्रुप की वैलेंसी -2 होती है। तो 3 ऑक्सीजन है, 3 है ना, हाँ 3 है, O3, तो एक की -2 तो 3 की कितनी होगी भाई, -6, तो +1 इसकी और इसकी -6, हम आयोडीन की निकाल रहे हैं। वैसे अगर हम देखें तो 7 के अंदर -1 होती है, लेकिन अलग ऑक्सीडेशन स्टेट अक्सर चीज़ें जो हैं वो अपने आप को शो कर लेती हैं कि भाई कभी -1, लेकिन कभी होता है कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, ये बहुत रेयर कंडीशंस के अंदर होता है। तो हम निकाल रहे हैं कि भाई आयोडीन की कितनी होगी, -6 और +1। अच्छा, -6 और +1 को हम सॉल्व करें तो भाई कितनी आएगी, -5, यानी कि Na और O3 को मिलाया हमने तो इनकी वैलेंसी, इनका सम निकाला तो -5। और आपको पता है कि भाई कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी कंपाउंड है, उसकी वैलेंसी का सम कितना होना चाहिए, तो ये पता होना चाहिए कि भाई कितना होता है वैलेंसी का सम, 0 के इक्वलेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें NaCl की, बात करता हूँ मैं, अगर NaCl की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे Na की वैलेंसी कितनी होती है भाई, +1, और Cl की वैलेंसी कितनी होती है, वो -1 होती है। तो +1 -1 = 0। तो वैलेंसीज का सम हमने बोला है कि भाई कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे भी NaIO3 है ना, तो वैलेंसीज का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। Na और O3 मिला लिया, +1 और -3 और -6 = -5। अब -5 है इन दोनों को मिला के, इसका मतलब आयोडीन कितना होना चाहिए, -5 है, -5 का अपोजिट कर लो भाई, +5, तो आयोडीन की वैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पे हमारे पास, +5। सही है, आयोडीन NaI के अंदर इसकी +1 तो इसकी -1, +1 थी, 0 करने के लिए हमने बोला -1, इसकी इन दोनों की मिला के जिस तरह -5 हो रही थी तो हमने बोला आयोडीन की कितनी है भाई, +5 है। इस तरह यहाँ पे आयोडीन की -3 है, ओ -1 है। तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट के अंदर हम आए तो यहाँ पे आयोडीन शो कर रहा है +1 और यहाँ पे आयोडीन शो कर रहा है
-1। अब +1 का मतलब पॉजिटिव आइंस का मतलब क्या होता है भाई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव आइंस का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको का क्या होता है? रिडक्शन होती है। तो पॉजिटिव भी शो कर रहा है, नेगेटिव भी शो कर रहा है, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रही है आयोडीन के अंदर और साथ साथ रिडक्शन भी हो रही है। तो भाई यहाँ पे एक तरफ ऑक्सीडेशन और एक तरफ रिडक्शन। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया आयोडीन को देखते हुए कि भाई यहाँ पे आयोडीन ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है। कोई भी रिएक्शन ऐसा आपसे पूछते हैं तो और रिडॉक्स रिएक्शन ऑप्शन के अंदर मौजूद हो तो आप वैलेंसीज निकाल के, ऐसे वैलेंसीज निकाल के आप जज कर सकते हो कि भाई पॉजिटिव आइंस बन रहा है, नेगेटिव आइंस दोनों बन रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले आप जाओगे रिडॉक्स के साथ। सही है। अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसके अंदर एक जो है इनसॉल्यूबल हो, कोई भी एक एटम जो है क्या हो? इनसॉल्यूबल हो। इनसॉल्यूबल होगा तो इसका मतलब भाई वो प्रेसिपिटेशन, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे आप? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है? चेंज कर देना। मतलब सब्स्टिट्यूट, जैसे सब्स्टिट्यूट फील्डर्स होते हैं अक्सर क्रिकेट के अंदर, हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट फील्डर, जो 12th मैन होता है हम कहते हैं भाई सब्स्टिट्यूट फील्डर है, रिप्लेसमेंट को बोलते हैं भाई है। तो सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस कर देना, कि भाई एक दो चीज़ों को हमने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रही, रिप्लेसमेंट तो ऐसी कोई खास हो नहीं रही, कुछ नया ही फॉर्म हो रहा है। फ्री रेडिकल रिएक्शन, सही है, जिसके अंदर हमारे पास फ्री रेडिकल्स मौजूद हो, जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन करते हैं जब ज़्यादातर हम, तो फ्री रेडिकल हमारे पास बनते हैं, तो हम ऐसे रिएक्शन को भाई फ्री रेडिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज वेरी लो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन की बहुत लो हो, the rate of that chemical reaction is expected to be very high because, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो एक्सपेक्टेड है कि भाई क्या होगा? बहुत ही हाई होगा। क्यों होगा भाई? एक्टिवेशन एनर्जी लो के, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के लो होने से कोई भी रिएक्शन हाई हो रहा है। क्यों हो रहा है? आइए इसको समझते हैं ज़रा। अच्छा, तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे, अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं तो पहले कि भाई ऑप्शन क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन बिकम्स इररिलेवेंट, रिएक्शन ऑफ प्रोसीड विदाउट एन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ एफिशिएंट और फ्रूटफुल कोलिजन इंक्रीजेस, या फिर मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्शन मूव स्लोली। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चेक करते हैं इसको। अच्छा, पहले ये समझ लो कि भाई ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। तो देखो, ट्रांजिशन स्टेट हम कहते हैं कि भाई ये एक स्टेट है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहां पे, कोई भी एक रिएक्शन ले लिया मैंने कि भाई हाइड्रोजन को और आयोडीन को मिक्स करके मैंने HI बना लिया, तो सबसे पहला काम क्या होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, फिर आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड टूटेगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन जो है जाके बॉन्ड बना लेगा किसके साथ? आयोडीन के साथ। तो यही ट्रांजिशन स्टेट होती है कि हम क्या करते हैं, जब ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा? टूट रहा होगा, और दूसरा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ के वो बॉन्ड बना रहा होगा किसके साथ? आयोडीन के साथ। तो एक जो पीक पॉइंट आएगा जब ऐसा रिएक्शन कि जिसके अंदर, या ऐसी स्टेट मैं कहूंगा कि भाई ऐसी स्टेट जिसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट भी रहा हो और हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड बन भी रहा हो, ऐसी स्टेट को जो है हम बोलेंगे, वो स्टेट क्या कहलाएगी हमारे पास? ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगी। ठीक है, ये देखो, ऐसी स्टेट जहाँ पे ए टूट रहा है, बी भी टूट रहा है, और ए भी क्या हो रहा है? हमारे पास बन रहा है। तो ऐसी स्टेट को जो है हम बोलेंगे
ट्रांजिशन स्टेट। और ये एक कॉम्प्लेक्स कि भाई ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, एच एच टूट रहा है, आई आई टूट रहा है, एच आई बन रहा है, यहाँ पे भी एच आई बन रहा है, ऐसा ऐसे उसको हम बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या रहेगा भाई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक कॉन्सेप्ट वाइज ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इस वजह से मैंने समझा कि ये बता दूं मैं आपको। तो मे भी पॉसिबल कि भाई इसका एमसीक्यूज कोई आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ पढ़ लो, आपको मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा। कह रहे हैं कि भाई स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, तो वो इंडिकेट करेगा दैट लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स टेक पार्ट इन अ इफेक्टिव कोलिजन। तो रिएक्टेंट के जो लार्ज नंबर हैं वो कोलिजन के अंदर पार्ट ले रहे हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है कोलिजन कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से। द रिएक्शन, और रिएक्शन क्या होगा भाई, फास्ट होगा। अगर नहीं समझ आया तो इसको यूं समझो, देखो मैंने आपको बोला कि भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतना तो आपको, अगर आपने वीडियोस देखी हैं लास्ट की, इस चैप्टर की स्टार्टिंग की 3 वीडियोस देख ली, तो इतना तो पता होना चाहिए कि भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल एनर्जी है जो रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए चाहिए होती है, यानी कि इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आपको पता है कि भाई जो पहले से एनर्जी मौजूद हो, और एक्टिवेशन एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। अच्छा, थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 है, मैं कह रहा हूँ कि भाई इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, 20 होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी भाई, 80 होगी, ठीक है, हो गया रिएक्शन स्टार्ट। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी अब लो कर दो। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी भी आपने कम करनी है, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दो, कम कर दो। मैं बोल रहा हूं भाई 80 है, कम करके आपने 20 कर दी। थ्रेशोल्ड एनर्जी अपनी जगह कितनी, 100। तो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए 100 जूल की एनर्जी आपको चाहिए। और तो भाई एक्टिवेशन एनर्जी जब 20 कर दी, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी ना। फिर भाई एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहे हो तो कोई तो वजह होगी कि आपने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, फिर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। भाई दो मॉलिक्यूल हैं, तो एक की इंटरनल एनर्जी 20 थी और एक्टिवेशन एनर्जी 80 थी, दूसरे की मैंने बोला एक्टिवेशन एनर्जी 20 कर दी, तो आप बोलोगे फिर आपने 20 एक्टिवेशन एनर्जी करी है, मतलब 20 जूल की एनर्जी देने पे भी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि 20 पे भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। और वो कितनी कर दी भाई, 80 कर दिया हमने। तो एक्टिवेशन, इसका मतलब इंटरनली जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एनर्जी भरपूर भरी हुई है, तो एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब जब एनर्जी ज़्यादा होती है, तो अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि भाई इंटरनल जब एनर्जी ज़्यादा होती है, बच्चों की एनर्जी अंदर भी एनर्जी जिस तरीके से ज़्यादा होती है, तो क्या करते हैं बच्चे, हर वक्त कूदते रहते हैं। तो इस तरह मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी जब ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, आपस में ज़्यादा कोलाइड कर रहे होंगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है। अब मॉलिक्यूल्स बिल्कुल बेसब्रे हुए हैं रिएक्शन करने के लिए, मतलब क्या है, उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने एनर्जी दी कितनी, 20। तो इसका मतलब जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी और उनकी कोलाइडिंग पावर भी ज़्यादा होगी। वो मोर फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इतनी नहीं थी, तो इसका मतलब कि भाई वो क्या कर रहे होंगे, इतने ज़्यादा कोलाइड नहीं कर रहे होंगे जितने इस मामले में कर रहे होंगे। ये बात समझ आई। अब ये बात समझ के ज़रा इसको पढ़ते हैं दोबारा, अब ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो वो इंडिकेट कर रहा है दैट लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स टेक पार्ट इन इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन के अंदर ज्यादा रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, एंड द रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि भाई इंटरनल एनर्जी जब ज्यादा होगी तो रिएक्शन फास्ट होगा। सही है, क्यों, क्योंकि अब मुझे बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ी, मॉलिक्यूल्स जो है उसके खुद ही से जो है अपने आप को क्या, अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को उन्होंने बढ़ाई हुई है। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपने क्या करना है, एक एनर्जी कोई मैं आपको
या इस तरह कि भाई आपको आयरन की कमी हो गई, अल्लाह ना करे किसी को आयरन की कमी होती है, तो क्या होता है कि क्या ज़्यादा बेहतर रहता है कि भाई आप जो है आयरन बाहर से इनटेक करो या फिर आपकी बॉडी खुद ग्रो करे उस चीज़ को। फ़ायदा किस चीज़ में होगा भाई? आप बोलोगे कि भाई बॉडी खुद ग्रो करे उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल इसी तरह जब फ़ायदा किस में है, मतलब मॉलिक्यूल ज़्यादा अफेक्टिव किस में होंगे कि भाई इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल ज़्यादा अफेक्टिव होंगे। तो जब इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। और उसी के मुकाबले में ऑन दी अदर हैंड लार्ज वैल्यू ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, जब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनकी जो कोलिजन पावर है वो कम होगी मॉलिक्यूल्स की, तो रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। मेरे ख्याल से आप समझ आ गया होगा कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होने से कम होने से तो रिएक्शन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। द रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी हाई होगा, बिल्कुल हमने पढ़ा। क्यों होगा भाई? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन बिकम्स इररिलेवेंट, कंसंट्रेशन इररिलेवेंट तो हो ही नहीं सकता। रिएक्शन प्रोसीड विदाउट एनी ट्रांजिशन स्टेट, नहीं ट्रांजिशन स्टेट में भी जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट हमने देख ली कि भाई बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड बनेगा, तो भाई बॉन्ड तो टूटेगा ना, कोई भी रिएक्शन होगा तो बॉन्ड टूटे बगैर और बने बगैर थोड़ी कुछ बनेगा, तो ऑप्शन बिल्कुल बेकार हो गया हमारे पास। नंबर ऑफ इफेक्टिव और फ्रूटफुल कोलिजन इंक्रीजेस, जो इफेक्टिवनेस है उनकी, जो आपस में कोलिजन होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हाँ ये तो हमने पढ़ा था। तो अगर डी भी सही ने डी ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ तो हम सी के साथ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्शन मूव स्लोली, मूव स्लोली तो आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी उसके अंदर ज़्यादा होगी तब मूव स्लोली करेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। 27 है हमारे पास। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, रेट ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई जीरो ऑर्डर के अंदर रेट जो है किसके इंडिपेंडेंट होता है? वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट के तो हो ही नहीं सकता, देखो प्रोडक्ट के तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। प्रोडक्ट तो यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि रेट इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हो नहीं सकता, रिएक्टेंट है तो नन ऑफ दीज भी नहीं आएंगे, दो एमसीक्यू ऐसे ही खत्म हो गए। टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहता है, सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहा हूँ ये मैं, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। बाकी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वो डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए ऐसा सवाल आएगा भी नहीं, ये आएगा जीरो ऑर्डर के लिए आएगा, ठीक है भाई। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, इफ द रेट ऑफ इक्वेशन ऑफ रिएक्शन दिस प्रोडक्ट, रेट दे दिया गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर और बी, एंड ए इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, ए जो है एक्सेस के अंदर है। तो ये तीसरा एमसीक्यूज आ गया ऐसा हमारे पास, एक्सेस के अंदर होता है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते। तो फिर क्या हो करेंगे भाई अगर एक्सेस के अंदर है तो फिर रेट जो है इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी पे डिपेंड करेगा। बी की पावर क्या होगी भाई? बी की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। अगर पूरा पूछते हैं कि भाई इस पूरे का ऑर्डर बताओ तो आप 2+1 कर देते, तो 2+1 तो फिर वो थर्ड ऑर्डर हो जाता। लेकिन अभी सिर्फ बोलने ए एक्सेस में है, सिर्फ बी का बताओ, तो भाई बी के लिहाज से हमने कर दिया फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, इंक्रीज होगा जब रिएक्शन प्रोसीड होने पे, डिक्रीज होगा। देखो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट है? अभी अभी मैंने बताया कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। यहां पे तो अभी आया जीरो ऑर्डर के लिए, तो हमने बोला कि भाई जीरो ऑर्डर सिर्फ वाहिद ऑर्डर है जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। बाकी जितने भी ऑर्डर हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, उनके तो फॉर्मूले में ही मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आता है, तो वो तो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट हैं ही, वो डिपेंडेंट ही कंसंट्रेशन पे मैं तो कहूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जो भी ऑर्डर की बात करें वो डिपेंडेंट है किस पे? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। अच्छा तो पूछ रहे हैं आपसे कि भाई द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, प्रोसीड हो रहा है मतलब कि भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है ना, प्रोसीड हो रहा है मतलब रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा। भाई बिरयानी बना रहा हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं जो है अपने रिएक्शन को प्रोसेस में डाल रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है पहले कोरमा बना लिया,
तो मेरे पास सामान जो रिएक्टेंट था भाई, जो जो सामान लेके आया, चावल चिकन ये वो सब लेके आया मैं। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या कर दिया मैंने, बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दी, तो रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट मेरे पास बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। अच्छा, अब फॉरवर्ड है तो इसका मतलब रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी। तो देखते हैं भाई, इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रिएक्टेंट कम होता जाएगा भाई, रिएक्टेंट कम होता जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा ना, कम होगा। तो क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन भाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट बढ़ता जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन रिएक्टेंट इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ नहीं सकता ना। इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन प्रोसीड होगा तो रिएक्टेंट कम होगा, रिएक्टेंट कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, इंक्रीज तो हो नहीं सकता। डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड, ये आंसर सही है अब तक तो जो हमें नजर आ रहा है। रिमेन्स द सेम, रिमेन्स तो सेम नहीं रहेगा। मे डिक्रीज, डिक्रीज नहीं तो इंक्रीज तो हमने वैसे ही खत्म कर दिया ना, तो मे डिक्रीज और इंक्रीज का तो चांस नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे कि भाई डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड। अच्छा, एक लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास कह रहे हैं आपसे, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज द सेम, यूनिट जो है रेट कांस्टेंट का इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। कि भाई किस कंडीशन में, कौन से ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में रेट कांस्टेंट यानी कि के का यूनिट बराबर होगा रेट ऑफ रिएक्शन के आर के। तो इसको हम देखते हैं जरा कौन सा ऐसा जो है ऑर्डर है। रेट का फॉर्मूला आपको पता है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने ऊपर पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो भी है ए हमने सपोज कर लिया और उसकी जो भी पावर आएगी। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने रेट का यूनिट देखा था कि भाई बुक में मैंने आपको दिखाया था कि भाई रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड। ठीक है, इसको सेकंड को डीएम क्यूब को भी मैं ऊपर ले आया तो -3 हो गया, और सेकंड को भी मैं ऊपर ले आया तो -1 हो गया। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के लिहाज से फॉर्मूला क्या बनेगा कि भाई के, इसको वहाँ पे डिवाइड में ले आया मैं, आर डिवाइडेड बाय ए की पावर 1, तो आर का यूनिट मोल डीएम क्यूब -3 एस -1 और कंसंट्रेशन की पावर 1 है, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा, मोल पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल, सेकंड इनवर्स बच गया। तो आर का यूनिट तो मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स होता है, और यहाँ पे के का यूनिट बन रहा है सेकंड इनवर्स, तो ये तो नहीं हो सकता। इसी तरह सेकंड ऑर्डर में आते हैं तो भाई नीचे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ऊपर मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स और नीचे मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। तो एक मोल पर डीएम क्यूब से एक मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल, ऊपर सेकंड इनवर्स बचा, नीचे मोल पर डीएम क्यूब बच गया। लेकिन ये तो नहीं बन रहा कि भाई मोल को ऊपर लाऊंगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे मोल है, डीएम क्यूब को ऊपर लाऊंगा -3 +3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -3 है, तो यूनिट तो सेम नहीं है। थर्ड ऑर्डर, नीचे पावर 3 हो जाएगी इसके अंदर, तो एक मोल पर डीएम क्यूब से एक मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल, नीचे 2 मोल पर डीएम क्यूब बच गया, तो ये भी नहीं हो सकता, मोल स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पे। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन पे एक तो हमने ये भी यहाँ से भी देख सकते हो आप, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट ही नहीं लग रहा है यहाँ पे कि पावर जीरो है भाई, तो कंसंट्रेशन का कोई काम ही नहीं है। तो किसी भी चीज़ की पावर जीरो आपको पता है किसके बराबर होती है, मैथ्स कहती है, मैं नहीं बोल रहा, किसी भी चीज़ की पावर जीरो है तो वो 1 के बराबर होगी। तो मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स डिवाइड बाय 1, तो मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स ही रह जाएगा, और आर का यूनिट भी क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे जीरो ऑर्डर में के का यूनिट भी क्या बन रहा है, मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर जो है हमारे पास यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इतने एमसीक्यूज आपने कर लिए, मैं समझता हूँ इस चैप्टर के लिए ये बहुत होंगे। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 है जो हमारे पास। तो अब तक के लिए यहाँ पे चैप्टर हमारा समाप्त होता है। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे जो है मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।